अनुसूचित जाति की स्थिति की सुरक्षा के प्रबंध मुझे संतोषजनक नहीं लगे। ठीक है, तो भी मैंने उन्हें इस आशा से मान लिया कि चाहे वे जैसे भी थे, सरकार उनको प्रभावी बनाने में मजबूती दिखाएगी। वो जो बात कर रहे हैं कि संविधान में किए गए अनुसूचित जाति की स्थिति की सुरक्षा के प्रबंध मुझे संतोषजनक नहीं लगे। ठीक है, तो भी मैंने उन्हें इस आशा से मान लिया कि चाहे वे जैसे भी थे, सरकार उनको प्रभावी बनाने में मजबूती दिखाएगी। आज अनुसूचित जाति की क्या स्थिति है? जहां तक मुझे दिखता है उनकी स्थिति पूर्ववत है, पहले जैसी। वही पुरातन अत्याचार, वही पुराना उत्पीड़न, वही प्राचीन भेदभाव जो पहले विद्यमान था, अभी भी विद्यमान है और संभवतः सबसे बुरी दशा में है। मैं ऐसे सैकड़ों मामले को बता सकता हूं जहां अनुसूचित जाति के दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लोग उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और किसी भी तरीके से सहायता करने से मना कर दिया। ऐसे लोग भारी संख्या में मेरे पास आते हैं। मुझे यह सोचकर आश्चर्य होता है कि भारत के अनुसूचित जाति के लोगों की दुर्दशा के समान दुनिया में कहीं और भी क्या अन्य लोगों की ऐसी दशा है जो 24 में कह रहे थे कि दास से भी खराब स्थिति है। मैंने ऐसी स्थिति अन्य किसी जगह नहीं पाई और फिर भी अनुसूचित जातियों को कोई राहत प्रदान क्यों नहीं की गई? यह सवाल है। जब आप कैबिनेट में रहते तब दबाव बनाते ना, प्रेशर। वही मुझे मिस्टेक हुआ। अभी संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को 50 को, 51 में इस्तीफा ही दे रहे हैं, 1 साल ही हुआ है। जवाहरलाल नेहरू और संविधान सभा के ज्यादातर लोग वो आरएसएस के प्रभाव में नहीं थे, मान लीजिएगा, नहीं तो मनुस्मृति उसी समय लागू हो जाता, संविधान बनाने की जरूरत ही नहीं होती। आरएसएस के विरोधी थे, जो समाज को हजारों वर्षों तक हाशिए पर ढकेल के रखा गया, वो ओवरनाइट कैसे बदल सकता है? आज अत्याचार नहीं हो रहे हैं क्या? आज तो 21वीं सदी है। वो कह रहे हैं इसी भाषण में कि अपनी बाल्यावस्था से ही मैंने स्वयं को अनुसूचित जाति के, जिसमें मेरा जन्म हुआ था, उत्थान हेतु समर्पित कर दिया था। यह बात नहीं है कि मेरे मार्ग में कोई प्रलोभन नहीं थे, और यदि मैं अपने हितों के बारे में सोचता तो वह सब मिल जाता जिसकी भी मैं इच्छा रखता, और यदि मैं कांग्रेस में चला गया होता तो उस दल में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया होता। बाबा साहब के स्टेटमेंट। बाबा साहब तो लेबर मेंबर थे ही ना, वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर तो थे ही, नेहरू कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर तो थे ही। तो जब थे ही और जब एग्जीक्यूशन का समय आया, अभी तो खाली खाका बना था, संविधान, आरक्षण, ये वो, जब इसको लागू करवाना था उस समय उनको नेहरू जी के पीठ में बैठ जाना चाहिए था। डू इट, जस्ट डू इट। करते हुआ भी बाद में भाई पब्लिक सेक्टर यूनिट तमाम सब बने ही ना, जो बाबा साहब ने स्टेट सोशलिज्म का विजन दिया था, स्टेट एंड माइनॉरिटी। तो मुझे कई बार इतिहास के छात्र होने के नाते मैं समीक्षक हूं, समीक्षा करता हूं। बाबू जगजीवन राम वही गलती की, कांग्रेस छोड़ गया तो घर बैठते, फिर वापस चले जाते। अगर रहते वहां तो और कुछ प्रोटेक्शन होता, कुछ काम होता। जब आप बाहर चले गए तो आपकी वोट की कीमत नहीं रही, आपका बार्गेनिंग पावर खत्म हो गया। बाबा साहब तो बार्गेनिंग करते थे, प्रेशर बिल्डअप करते थे, वायसराय पर, संविधान सभा में, नेहरू पर। तभी नहीं सब हुआ। जब एग्जीक्यूशन का समय था, बाबा साहब वहां होना चाहिए था, ऐसे मेरी मान्यता है। जगजीवन राम अगर इस्तीफा दिए, घर बैठ जाना चाहिए था, जनसंघ के साथ नहीं मिलना चाहिए था। और बाकी जो दलित आंदोलन हुए उसकी समीक्षा आप करिए। मैं दक्षिण पंथ के खिलाफ हूं, व्यक्तिगत रूप से 3 FIR भी है, गिरफ्तारी भी है, बहुत सारे मेरे प्रोफेशनल नुकसान हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जब सरेंडर कर दिए हो, वहां हम लोग ताल ठोक के खड़े हैं, खड़े रहेंगे।
तो अगर आपके शत्रु, अभी लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित वही है जो शत्रु को पहचानता। अभी देश के सामने क्या विकल्प है? तीसरा विकल्प नहीं है। मेरे क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, कोई तीसरा विकल्प नहीं हो सकता है। और तीसरा विकल्प जितना मजबूती से क्लेम करेगा, इसका मतलब साफ है कि वो वहां पे बीजेपी कमजोर है, उसको जितवाने के लिए तीसरा मोर्चा आ रहा है। सीधा सीधा इंडिया अलायंस और एनडीए बीजेपी गठबंधन में मुकाबला है। संविधान मुद्दा बना हुआ है ना, आरक्षण सीलिंग हटेगी 50% मुद्दा बना हुआ है ना, जाति जनगणना होगी मुद्दा है ना। तो आपको अपने जात का इसी में से चुनना है आपको। मैं तो एनडीए के खिलाफ जो भी उसको हराएगा, जो भी हराएगा उसके साथ खड़ा मिलूंगा आपको, जहां भी बोलेगा। और मेरा भाई भी खड़ा होगा अगर उधर से, आप याद रखिएगा। क्योंकि हमारे नेता लोग भी इतिहास पढ़ते नहीं है। किसी तरह हमको कुर्सी मिल जाए, मंत्री बन जाऊं, एमपी बन जाऊं। बन के करोगे क्या बॉस? व्हाट इज योर पॉलिटिक्स? अभी तो इतने कैबिनेट मिनिस्टर पिछड़े बने हुए हैं। पिछड़ा तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति आदिवासी है, तब आदिवासियों पे हमले क्यों हो रहे हैं? खाली एक प्रधानमंत्री पोस्ट से क्या हो रहा है? एजेंडा आरएसएस का चल रहा है ना। हमारे लोग कुर्सी पे जाने के लिए क्यों पागल करते हैं? बाबा साहब कर्जदार मरे हैं, एक एक पाई का हिसाब देते थे। आज के नेताओं में जो बाबा साहब के नाम पे राजनीति करते हैं, क्या यह नैतिक साहस, नैतिक बल है क्या? नहीं है। तो अंबेडकर बाबा साहब ने कहा था अपदीपो भव, काल परिस्थिति के हिसाब से आदमी को समझ डेवलप करना चाहिए। उस समय कांग्रेस ही था, इसलिए कांग्रेस से लड़े। आज अगर बाबा साहब होते तो क्या कांग्रेस से लड़ते कि आरएसएस बीजेपी से लड़ते? ये बताइए मुझे, ये बताइए। आज अगर बाबा साहब आ जाए इधर तो किससे लड़ेंगे? सीधा है। तो बाबा साहब के नाम लेकर आरएसएस बीजेपी से मिलकर सरकार जो बना रहा है, अब बन रहा है, तो बाबा साहब को सर के बल वही खड़ा कर रहा है ना, जो बाबा साहब के नाम लेकर पॉलिटिक्स कर रहा है, वही कर रहा है। पहले संविधान को बचना है, भारतीय गणराज्य को बचना है। और जब संविधान और भारतीय गणराज्य पर इन संघियों का हमला हो गया है, तो उस समय आपको कहां रहना? मुझे तो गणराज्य और संविधान के साथ रहना है। आपको कहां रहना, आप तय कीजिए। मैं कोई साधु और उपदेशक नहीं हूं कि मैं प्रवचन देने आया हूं। खड़ी खड़ी सुना के जाऊंगा, अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं अच्छा लगे भूल जाइए। क्योंकि भाषण देना है, कोई फीस नहीं मिलता है। 3 बजे सुबह हम लोग उठे हैं, चले, अभी फिर शाम में जाएंगे, फिर क्लास पकड़ना है। बाबा लोगों को तब प्रवचन करने में लाखों रुपए मिलते हैं, यहाँ आने पे 1000-2000 अपने जेब से भी खर्चा आता है। तो इसलिए खड़ी खड़ी सुनाऊंगा, यही बात है। अभी कोई कुछ नहीं है, इंडिया और एनडीए है। मैं इंडिया के साथ खड़ा हूं, मैं भारतीय संविधान के साथ खड़ा हूं, मैं भारतीय गणराज्य के साथ खड़ा हूं। शुक्रिया, जय भीम।